आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के दूसरे लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपागेशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी लाइन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स with the all electromagnetic waves travels with the same speed, which is speed of light, that is c is equal to 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके वेवलेंथ और एनर्जी फ्रिक्वेंसी के बारे में देखते हैं। तो मैं आपको ये यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज है, ये इसकी वेवलेंथ की रेंज ये नहीं है, ये रेंज ये विजिबल रेडिएशन होती है, इसका है। तो ये गलत हो गया है, तो मैं इसका करेक्शन कर दे रहा हूँ आपको। हमारे पास क्या है, पहले कॉस्मिक रेज है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ठीक, तो जब हम कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स की तरफ हम जब जाते हैं तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। जब फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी तो एनर्जी क्या होगी, आल्सो डिक्रीज। एंड एनर्जी डिक्रीज बट वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। कब, जब हम कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स की तरफ मूव करेंगे। एंड ये जो हमारा विजिबल रेज होता है, इसमें जो कलर्स होते हैं, विजिबल रेडिएशन होता है, और ये बाल्मर सीरीज में आता है। ठीक, तो इसमें जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उनके जो कलर्स हैं वो होता है विबग्योर। यहाँ पे वी जो है वॉयलेट होता है, आई जो है इंडिगो, बी क्या होता है, ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, जी क्या करता है, ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, वाई जो है येलो और ऑरेंज रेड। ठीक, और इसके जो वेवलेंथ का जो रेंज होता है, जब हम इधर जाते हैं रेडियो वेव्स की तरफ तो हमारा वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट इज़ वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है 3800 एंगस्ट्रॉम होता है, और रेडियो वेव्स जो होता है इसकी क्या होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और वेवलेंथ को हिंदी में तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो इसकी सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है रेड कलर की, और उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, देखो यहाँ पे कुछ थ्योरी लिख रखा है तो उसको हम पढ़ लेते हैं। रेडिएशन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ किसका होगा, कॉस्मिक रेज। तो यहाँ पे कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ मिनिमम होगी। एंड रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव्स की। एंड रेडिएशन ऑफ मिनिमम एनर्जी किसकी होगी, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसकी उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। एंड रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो यानी कि कॉस्मिक रेज हैव मैक्सिमम एनर्जी। ठीक, अब हमारे पास देखा कुछ इंफॉर्मेशन लिख रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। कलर ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ
इज रेड, दैट्स हमने पढ़ चुका है पीछे। एंड कलर ऑफ मिनिमम वेवलेंथ वॉयलेट, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गामा रेज एंड रेडियो रेज इज, क्या होगा? तो आपने अभी पढ़ रखा है द स्पीड्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज सेम, दैट इज सेम ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो दैट इज स्पीड ऑफ गामा रेज एंड रेडियो रेज क्या होगा? सेम होगा। तो दैट इज देयर रेशियो इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। अब हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? इमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट, और ये क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होता है, ठीक। और ये जो स्मॉलेस्ट पॉकेट होती है एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोन क्वांटा कहते हैं, ठीक। अब फोटोन इज यूज होता है फॉर लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी के लिए हम फोटोन यूज करते हैं, फोटोन टर्म यूज करते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन क्वांटा अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ फोटोन क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जितनी सारी रेडिएशन हमने पढ़ी है, उनके रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी ऑफ फोटोन क्वांटा, ठीक। यहाँ पे लिख रखा है एनर्जी ऑफ फोटोन क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एट दैट इज एनर्जी ई इज इक्वल टू एच म्यू। यहाँ पे एच जो होता है प्लैंक के कॉन्स्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक, इन एसआई सिस्टम। और यहाँ पे देखो लिख रखा है ये जो होता है वो एनर्जी ऑफ वन क्वांटा एज प्लैंक कांस्टेंट। जब इसी का जब हम सीडीएस में निकालेंगे, सीडीएस सिस्टम में निकालेंगे, तो प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू हो जाएगी 6.625 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग्स होता है। तो जब -34 में +7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -27 हो जाएगा। टोटल एनर्जी चेंज जो होता है, टोटल एनर्जी जो चेंज होता है वो मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटा, क्वांटा की जो एक एनर्जी होती है क्वांटा उसका मल्टीपल होता है। जैसे दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन्स, दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू n, और एनर्जी E इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा। जैसा कि आपको हम पता ही होगा फ्रिक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन लेमडा। तो म्यू की जगह पे c रख देंगे, वो c अपॉन लेमडा रख देंगे, तो एनर्जी जो हो जाएगी hc अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो वही हो गया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू hc अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे n जो होता है नंबर ऑफ क्वांटा होता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज 300 एंगस्ट्रॉम, तो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। तो एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ चुका है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एनर्जी ई इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे, और हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, एंड वेवलेंथ को हम क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 10⁻⁷, और इस एनर्जी की जो यूनिट हो जाएगी एसआई में आ जाएगा जूल। तो उसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर 6.625 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 एंगस्ट्रॉम इमिट 1000 क्वांटा, ठीक। कैलकुलेट द टोटल इमिटेड एनर्जी क्या हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा टोटल एनर्जी जो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटा इनटू एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा, दैट इज नंबर ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल क्वांटा जो है 1000, और इसको जब हम
और एच के प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे और स्पीड ऑफ लाइट एंड हमारे पास वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम है उसको मीटर में करेंगे, फिर उसको फाइनल रिजल्ट जो हमारा कैंसिल आउट के बाद आएगा 6.625 × 10⁻16 जूल हो जाएगा। एक चीज़ ये नोट कर लीजिए, जो हमारे पास एनर्जी ऑफ वन क्वांटम में जो फार्मूला में जो HC आता है ऊपर, उसकी जो वैल्यू होती है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, अगर हमारा वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो यहाँ पे एक शून्य जो एक जीरो जो हटा देंगे तो हमारे पास 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। इससे क्या होता है, हमारा अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो और कैलकुलेशन जो होता है जल्दी हो जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल होता है वो किस पे आधारित है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पर भी क्या होता है, आधारित होता है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल अप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन, ये हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास हीलियम जो है सिंगल हीलियम प्लस और लिथियम +2 एंड बेरिलियम +3, ये सब क्या हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि बोहर्स एटॉमिक मॉडल इसी पर अप्लीकेबल होता है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हमारा जो नेक्स्ट लाइन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व according to the Bohr's atomic models, electrons revolves around the nucleus in a fixed circular path called orbit। जिस मतलब सेल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जिस सर्कुलर पाथ में, उसको हम ऑर्बिट या सेल कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं, KLMNOP एक्सेट्रा। ठीक, when electrons revolve according to Bohr's atomic model, when electron revolves in orbit, emission of energy does not takes place। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, तो उन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है इन एन ऑर्बिट्स, देन इमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, बट Bohr's atomic model says that when electrons revolves in orbits, emission of energy does not takes place, and emission and energy of revolving electron is equal to एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट्स। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगी तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उस ऑर्बिट के इक्वल होगी। हम पढ़ेंगे सर्कुलर पाथ। यह सर्कुलर पाथ बेसिकली वही ऑर्बिट जो है, द सर्कुलर पाथ इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मल्टीपल ऑफ h/2π इज परमिटेड एज द ऑर्बिट। जिस ठीक, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स MeV इज इक्वल टू NH/2π हो जाएगा। यहाँ पे n जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता है, मतलब जिस ऑर्बिट, मान एग्जांपल के तौर पर अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 3h/2π हो जाएगा। और यहाँ पे m जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, v जो होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, r जो होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, एंड h जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जांपल के तौर पर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p सेल इज। तो क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है p सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो p मतलब क्या होगा, KLMNOP, यानी कि ऑर्बिट नंबर क्या हो गया 6। ठीक, तो n = 6 हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम अभी हमने रिलेशन पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो MeV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6h/2π। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3h/π। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट्स, तो देन
या इमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। इमिशन कब होगा और अब्जॉर्प्शन कब होगा एनर्जी का, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक, इमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फोटोन क्वांटा। In a single transition of electrons, energy change is equal to energy of one quanta। ठीक, हमारे पास क्या चेंज इन एनर्जी, हमारे पास मान लेते हैं N2 ऑर्बिट्स है, उसकी एनर्जी माइनस N1 ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का जब हम चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, एच में होगा और इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर पाथ। सो टू फोर्स एक्ट ऑन इट। पहला क्या हो, इन अपोजिट डायरेक्शन में। जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ यानी कि ऑर्बिट्स में, तो उस पर दो फोर्स एक्ट करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। पहला क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटसाइड की तरफ एक्ट करता है, इक्वल टू होता है mv² अपन r, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कूलम। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो इक्वल टू होता है kZe² अपन r²। जैसा कि हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपन r²। तो यहाँ पर भी उसी तरह ले लिया गया है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, इसका मल्टीपल कर दिया है kZe²। तो यहाँ पे Q1 Q2 को क्या कर दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम थे तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको स्क्वायर कर दिया E²। तो kZe², यहाँ पे Z होता है एटॉमिक नंबर होता है और रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू kZe² अपन r²। फिर उसके बाद क्योंकि मैग्नीट्यूड इनके इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास क्या था, mv² अपन r एंड सेंट्रीपिटल फोर्स kZe² अपन r²। m क्या है, मास नंबर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, एटॉमिक नंबर एंड चेंज ऑफ, ये क्या है हमारे पास, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। के जो होता है कांस्टेंट होता है, के की जो वैल्यू होती है इन SI सिस्टम में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पे स्क्वायर होता है। ठीक, ये बेसिक है ये सब। और के सीरियस में सिस्टम में जाएंगे तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, जिसको हम बोहर्स रेडियस भी कह सकते हैं। तो रेडियस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, n² h² अपन 4π² mkZe²। ठीक, इन सब को ड्राइव भी कर सकते हो। हमने दो रिलेशन पढ़ रखा है, एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पढ़ रखा है और पढ़ रखा है हमने जिसमें उन्होंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम mv और इज इक्वल टू nh/2π। और हमने फिर नेक्स्ट लाइन में पढ़ा था बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, उन्होंने कहा था कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड होता है इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम ड्राइव करेंगे, ठीक, एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जो इक्वेशन था एंगुलर मोमेंटम का और बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा है इक्वेशन जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को हम जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे r की वैल्यू यही आएगी। ठीक, फिर उसके बाद इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती हैं, पाई की जो वैल्यू होती है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको, और k की वैल्यू रख देंगे। एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर एंड n ये दोनों क्या है, वेरिएबल हैं। बाकी सब जितने हैं ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट। तो उनकी जब वैल्यू हम रखेंगे तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स जो हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगा 0 r इक्वल टू 0.529 इंटू n² अपन z हो जाएगा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n² अपन z। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, एंड z एटॉमिक नंबर। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन
एटम। तो थर्ड ऑर्बिट कह दिया तो इसका मतलब n इक्वल टू 3। तो जैसा कि आपको पता है रेडियस r इक्वल टू 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर, m जो n की वैल्यू उसका स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो 4.761 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इसमें रेडियस, एटॉमिक रेडियस के जो बहुत से रेडियस हैं, इनमें हमारे पास कुछ केसेस हैं, उन केसेस को हम देख लेते हैं। फॉर सेम एटम, जब हमारा एटम क्या हो, सेम हो, इसका मतलब है जेड जो हो जाएगा एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, तो हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन स्क्वायर, यानी कि r1 हमारे पास रेडियस दिया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। इसमें सबसे ज़्यादा किसकी रेडियस होगी, तो हम हमारा जो एटॉमिक नंबर है जेड वो कांस्टेंट है, तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एन जिसका ज़्यादा होगा उसी की रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो वही ऑर्डर यहाँ पे है, तो 4 सबसे ज़्यादा है तो इसके सबसे ज़्यादा हो गई, और 1 सबसे कम है तो इसके सबसे कम हो जाएगी रेडियस। ठीक, तो वही थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया है, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्बिट्स देन रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स क्या होगा, इंक्रीजेस। कैलकुलेट, फिर क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले हम r1 की जो डिस्टेंस हो उसको निकालेंगे, फिर उसके बाद r2 का निकालेंगे, फिर उसके बाद हमारा डिस्टेंस जो होगा r2 माइनस r1, तो जो दोनों के बीच का स्पेस होगा वही क्या पूछ रहा है आंसर, तो वही हमारा क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा 1.587 एंगस्ट्रॉम। हमारा जो दूसरा केस है बोहर्स एटॉमिक रेडियस में, जो हमारा पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव ऑर्बिट्स इंक्रीज। कंजक्टिव बोले तो बिल्कुल जो नाइबरिंग होते हैं, यानी कि पड़ोसी, पहला ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट इन दोनों का डिफरेंस, फिर उसके बाद थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट को जो डिफरेंस होगा, इसी प्रकार वही दे रखा है। जैसे हमारे पास सेकंड ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट, इसका जो स्पेस होगा सबसे कम होगा एज कंपेयर टू द नेक्स्ट आउटर साइड ऑर्बिट डिफरेंस। तो इसी प्रकार R3 माइनस R2 इसका उससे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे R4 माइनस R3 इसका सबसे ज़्यादा होगा डिफरेंस। तो वही यहाँ पे लिख रखा था ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे हम न्यूक्लियस से दूर मूव करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव ऑर्बिट्स इंक्रीजेस। ठीक, फिर केस नंबर थर्ड जो है फॉर सेम ऑर्बिट्स, यहाँ पे ऑर्बिट सेम कर दिया। पिछले जो केस में मतलब पहला केस जो हम पढ़े थे उसमें क्या किया था, एटम सेम किया था, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम किया था। यहाँ पे क्या कर दिया है, ऑर्बिट सेम कर दिया, यानी कि एन कांस्टेंट। तो सो इसलिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर जेड। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, इसका सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारा दे रखा है, ये एल नहीं है, ये लिथियम है। ठीक, लिथियम है। ठीक, ये हमारे पास लिथियम है, तो इसके एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो इसका सबसे कम हो जाएगा एटॉमिक रेडियस। तो ये उसी को थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट डिक्रीजेस। इस पे भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देख लेते हैं। रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम इज एक्स है। ठीक, तो कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। हमारे पास हीलियम का रेडियस दे रखा है सेकंड ऑर्बिट का, और फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट कर दिया है, मतलब एटम भी डिफरेंट कर दिया है, ऑर्बिट भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट्स, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट्स ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू गिवन x यूनिट, तो देन कैलकुलेट और रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ की जो वैल्यू होगी 0.529 इंटू, यहाँ पे लिथियम के, यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसलिए हमने 1 लिख दिया, अपॉन
एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम 3। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.529। ये सब में कॉमन है ना भाई, क्योंकि ये हमारे जो इक्वेशन पढ़े थे फार्मूले में, तो ये सब मैग्नीट्यूड सब में रहेगा किससे इनटू यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट है, तो सेकंड ऑर्बिट है तो एन स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है 4। एंड इसका जो एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे नीचे 2 रख देंगे, तो ये 2 2 से काट देंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल 2 आ जाएगा। फिर उसको जब हम सोल्व करेंगे ये तो कट जाएगा, तो ऊपर 1/3 और नीचे क्या है 2 ओनली। तो इसको जब हम करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 × 2 = 6, तो 1/6 हो गया। अब हमारे पास क्या था, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट्स ऑफ लिथियम 2+ क्या करना है, निकालना है। और हमारे पास गिवन था रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट्स ऑफ हीलियम प्लस इज x। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तो x/6 आंसर हमारा हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ यहाँ पे दे रखा है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज 4:1। देन ऑर्बिट्स आर, तो ऑर्बिट कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दरकार है, यहाँ पे सेम एटम है, यानी कि जेड क्या है कांस्टेंट है, तो रेडियस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे हमारा क्या है फर्स्ट केस है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो जो दे रखा है, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट जब लेंगे इन दोनों का, तो इधर इस तरह से बताते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे √r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। तो इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे, हमारे पास रेशियो दे रखा है, इसको हम n1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 1 मान, और यहाँ पे r2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n2। इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो √r1/r2 इज इक्वल टू n1/n2। r1/r2 हमारा दे रखा है 4/1 इक्वल टू n1/n2। अब हमारे पास ओवरऑल जो रेशियो हो जाएगा ऑर्बिट का n1/n2 2:1 है ना। अब देखते हैं 2:1 किस में आता है। अगर हम किसको लेते हैं, एल लेते हैं। एल क्या आता है KLM, KL यानी कि 2 और K क्या होगा 1। इसका क्या हो जाएगा, K का 1 हो गया, L का 2, इसका M का जाएंगे तो KLM, ये इसका 3 हो जाएगा, और ये 1:3 हो जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता है, या 3:1 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे KLMN 4:2। तो यहाँ पे हमारा क्या है, और एल क्या है 2 है। तो 4 आ रहा है और 2, हमारा जो आंसर फाइनल आ रहा था, हमारा जो रेशियो आ रहा था
सेकंड ऑर्बिट एंड वन ऑर्बिट। तो सेकंड ऑर्बिट हमारा क्या है, हमारा जो सेकंड ऑर्बिट है के एल है और ये के है। तो एल और के जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो एल और के देख लेते हैं, तो फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट ही हमारा आंसर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर हाइड्रोजन हीलियम, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज दैट इज हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस बेरिलियम 3 प्लस। ग्राउंड स्टेट मीन्स होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो है n इक्वल टू 1 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इक्वल मतलब होता है n इक्वल टू 2। इसी प्रकार अगर मान लो सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछ रहा है तो ये क्या कर देंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट अगर पूछ लेगा तो n की जो वैल्यू होगी n इक्वल टू 3 हो जाएगी, एक इजाफा कर देंगे। ठीक, अगर यहाँ पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो ये n इक्वल टू 4 हो जाएगा।